नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भिलाई स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। स्टील मेल्टिंग शॉप में झुलसे 4 मजदूर। सेक्टर 9 अस्पताल में चल रहा है इलाज। सब्जी बेचने की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार। पुलिस ने सब्जी ठेले से जब्त किए 114 पुड़िया ब्राउन शुगर। अधिभार से बचने के लिए कुछ दिन और शेष 30 अप्रैल से पूर्व जमा कर ले टैक्स। गलत जानकारी देने पर लगेगा 5 गुना पेनल्टी। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। डीआईजी के 10 से अधिक जवान हुए शहीद। अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र के मेल्टिंग शॉप में हुए हादसे में 4 मजदूर झुलस गए हैं। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचे और मरीजों सहित उनके परिजनों से मुलाकात की। तत्पश्चात अस्पताल के डॉक्टरों एवं अस्पताल के मुख्य चिकित्सा से मरीजों के इलाज को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि झुलसे चारों ठेका श्रमिक मारुति कंस्ट्रक्शन कंपनी के हैं। कैपिटल रिपेयरिंग के कार्य के दौरान पैनल वेल्डिंग की जा रही थी। इस दौरान निकली चिंगारी ने विस्फोट के साथ भीषण आग का रूप ले लिया, जिसके कारण स्थल पर कार्य कर रहे 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि कास्टर नंबर 6 पर काम करते समय हादसा हुआ है। 2 मजदूर गंभीर रूप से जल चुके हैं। 4 कर्मचारी को सेक्टर 9 हॉस्पिटल भेज दिया गया है। घटना स्थल और मेन मेडिकल पोस्ट पर बीएसपी के उच्चाधिकारी पहुंच चुके हैं। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के कास्टर नंबर 6 में मारुति कंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्य चल रहा था। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जल्द से जल्द मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, इलाज में कोई कमी न हो। इसी के साथ ही विधायक ने मजदूरों के इलाज में कोई कमी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन से भी चर्चा की। आज झुलसे ठेका श्रमिकों में अमित सिंह, राजू तांडी, रमेश मौर्य और रमेश पवार को गंभीर हालत में सेक्टर 9 हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारे 4 श्रमिक साथी इसमें झुलस गए हैं। हम अभी बीएसपी के अस्पताल प्रबंधन से हमारी चर्चा हुई है। चारों ही लोग मतलब 2 लोग तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर अवस्था में हैं और 2 लोग जो बचे हैं उनकी वो भी काफ़ी जल चुके हैं। मुख्यतः हमारा ध्यान ये है कि जो पीड़ित है, दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं, इन लोगों का इलाज बेहतर तरीके से हो। इसके लिए हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जो हमारी मेडिकल टीम है वो भी यहाँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल के सामान्य जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। हम लोग हर विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा फोकस है कि किसी भी तरह ये जानें बचाई जाए और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी राज्य शासन उस पर पूरी जिम्मेदारी से चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। बीएसपी प्रबंधन और उनके डॉक्टर्स भी पूरी जिम्मेदारी से अभी ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं और अभी हमें लगता है कि कुछ समय हमको कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, तब जाके स्पष्टता आएगी उनकी हेल्थ को रिलेटेड। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहननगर थाना पुलिस ने 114 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। दुर्ग पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत मोहननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 114 पुड़िया ब्राउन शुगर को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,25,000 बताई जा रही है। ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सब्जी बेचने के आड़ में नशे का सामान बेचा करता था। दुर्ग सिविल टीम को लंबे समय से इसकी सूचना मिल रही थी, जिसके बाद थाना मोहननगर की टीम के साथ यह कार्रवाई की गई। टीम द्वारा नयागंज मंडी के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, कल दिनांक 25 को हमें ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा नयागंज मंडी दमदा नाका के पास जो है वहाँ पर कुछ नशीली पदार्थ का जो है वहाँ पर बिक्री किया जा रहा है। तो उसी के तारतम्य में मोहननगर पुलिस और दुर्ग सिविल टीम के द्वारा वहाँ पर रेड किया गया था और एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। उससे पूछताछ करने पर और उसकी एनडीपीएस के अंदर तलाशी लेने पर पाया गया था कि उसके पास से 114 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी जो वजन जो है वो तकरीबन 12 ग्राम के आसपास हो रहा है और उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सर मोहननगर जी, हम जो है वो इसके ऊपर के लेवल के जो सरगना हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने वाले हैं। उसमें ही हमारी जांच चल रही है और आगे लगातार नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्रवाई करती जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के संपत्ति कर जमा करने पर कोई भी अधिभार नहीं लगेगा। शासन द्वारा संपत्ति कर जमा करने की अवधि बढ़ाने के बाद से करदाता जो टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं वह भिलाई निगम के
मुख्य कार्यालय तथा समस्त जोन कार्यालय में पहुंचकर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। 30 अप्रैल से पूर्व अपना टैक्स जमा कर 18% अधिभार से बचा जा सकता है। करदाताओं को राहत देने के लिए अवकाश के दिनों में भी टैक्स कलेक्शन काउंटर खुल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के करदाताओं को निगम प्रशासन भारी राहत दे रही है। संपत्ति कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के करदाता को 1 अप्रैल से 31 मई तक संपत्ति कर जमा करने पर छूट दी जाएगी। 1 जून से 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा करने पर 5% की छूट दी जाएगी। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा करने वालों को 4% की छूट मिलेगी तथा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक संपत्ति कर जमा करने वालों को 2% की छूट दी जाएगी। जितनी जल्दी टैक्स करदाता जमा करेंगे उनको उतने ही अधिक छूट का फायदा मिलेगा। टैक्स जमा करने वाले करदाता को अपनी स्वविवरणी की जानकारी सही भरनी होगी। निरीक्षण के दौरान गलत जानकारी पाए जाने पर 5 गुना पेनाल्टी देना होगा। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। 30 अप्रैल की तिथि तक जो वित्तीय वर्ष 2022-23 का संपत्ति कर है उसको बढ़ाने की जो अवधि है 30 अप्रैल तक की गई है शासन के द्वारा। इसके तारतम्य में जो है 30 अप्रैल तक कोई भी यदि संपत्ति कर जमा करता है जो 2022-23 का करदाता होगा उसको संपत्ति कर में जो है अधिभार नहीं लगेगा और 30 अप्रैल तक वो आसानी से अपना जो कर है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन 30 अप्रैल के बाद से यदि किसी प्रकार की तिथि आगे वृद्धि नहीं की जा सकती है और नहीं की जा पाएगी या कुछ ऐसे कारण होंगे तो उसमें उनको अधिभार देना पड़ेगा। 18% अधिभार होता है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो शास्ती है 1000 रुपये वो भी उनको अदा करनी पड़ेगी। तो इसमें बेसिकली ये है कि 30 अप्रैल तक जो है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो टैक्स है उसको जो है करदाता उनको जमा कर देना चाहिए। नगर पालिका निगम भिलाई की अपील भी है। इसके अलावा जो आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 है उसका जो उसमें छूट दिया जा रहा है वो अप्रैल से प्रारंभ है और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक अलग अलग अवधि में जो पहले करदाता होंगे जो जमा करेंगे अप्रैल मई में उनको ज़्यादा छूट है और जून में जमा करेंगे उनको फिर उसके हिसाब से छूट है। ऐसे करके छूट का प्रावधान भी है। लेकिन ये छूट का प्रावधान जो है वर्ष 2023-24 के जो करदाता हैं उनके लिए है। वो जितना जल्दी अपना कर जमा करते हैं उनको उतना ही छूट का लाभ मिलेगा। तो इसको लेकर के जो है छूट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और समय पे अपना संपत्ति कर भी जमा कर सकते हैं और इनको भी जो है अभी कोई अधिभार नहीं लगेगा। ये जो अधिभार होगा वो इसके बाद में जो वित्तीय वर्ष समाप्ति होगी 2023-24 की मार्च के बाद 31 मार्च के बाद वो उसमें अधिभार लगेगा। बहरहाल अधिभार से बचने 30 अप्रैल तक संपत्ति कर पटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर संपत्ति करदाताओं को यह छूट प्रदान की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में जीआरडी के 10 से अधिक जवान शहीद हो गए हैं। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरणपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरणपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जल्द ही भिलाई में होने जा रहा है, जहां वे दुर्ग जिले में आईआईटी भिलाई की नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कॉलेज कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भिलाई और रायपुर के बीच बन रहे 4 फ्लाईओवर का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर दुर्ग सांसद विजय बघेल आज निरीक्षण के लिए भिलाई के आईआईटी कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने सभी निर्माण कार्यों का जायजा लिया और समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक
दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर दुर्ग सांसद विजय बघेल आज निरीक्षण के लिए भिलाई के IIT कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने सभी निर्माण कार्यों का जायजा लिया और समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, आप लोग कुछ साक्षी बने हैं और सारा दृश्य आपने देखा है। हर बिल्डिंग में जाकर अपने निरीक्षण किया है और मैंने निर्देश भी दिया है। जो डेडलाइन दिया गया है आपको 30 जून का, 30 जून तक शिफ्ट होना चाहिए। कुछ बिल्डिंगों में हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको शिफ्ट होना चाहिए, ये टारगेट है। तो जो हम देख रहे स्थिति उसमें कर पाना असंभव, ये भी मैंने कहा है LLT के अधिकारियों से। और मैंने ये भी कहा है, निवेदन भी किया है और निर्देश भी किया है कि इसको आप संसाधन ज़्यादा लगा के, जो संसाधन आपके जो आदमी यहाँ पे लगना चाहिए, एफर्ट लगना चाहिए, वो मेरे को नहीं दिख रहा है। और समय कम है, अभी अब अप्रैल महीना बीतने वाला है, मई और जून है। उसके पहले भी हम 30 मई जो हमारे डायरेक्टर साहब है उन्होंने दिया है ताकि कुछ बिल्डिंगों में शिफ्टिंग शुरू हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का टेंटेटिव डेट 30 जून के बाद ही आएगा। तब तक यहाँ पे कुछ ग्रीनरी दिखना चाहिए, लॉन्स दिखने चाहिए। ये जो सभा स्थल है उसको देख रहे हैं, वो अभी बहुत काम करना है इसमें, समतलीकरण का। तो ये सब है। और चूंकि इतना बड़ा हमको उपहार मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, IIT का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे भिलाई को, लोकसभा को मिला है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी शुरू करें। रायपुर में जो डिपार्टमेंट को परेशानी जाती है वो जल्दी से जल्दी हो। और उसके लिए मेरी क्या भूमिका रहेगी, मेरे तरफ से क्या मेरी जवाबदारी रहेगी, उसको मैंने अभी चर्चा की अधिकारियों से। और तत्कालिक फ़ोन भी मैंने लगाए। यहाँ पे मंत्रालय में भी कुछ एक ज़मीन है 20 डिसमिल की ज़मीन, जो मेन जो यहाँ पे गेट बनेगा वहाँ पर आ रहा है, उसके कारण वो काम रुका हुआ है। उसके लिए भी संबंधित अधिकारियों से मैंने बात की है, तो भी कहें जल्दी से जल्दी हम इसको कर देंगे ताकि यहाँ का काम ना रुके और काम जल्दी से हो। सोलर प्लांट भी है हमारा, ये जो EMI का हॉस्पिटल बन रहा है वो भी है। और जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं, एक जगह जैसे ये हमारा जो ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, वो है। तो जो जो कंप्लीट होगा उसको हम लोग भी चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वो लोकार्पित हो ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers.
To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंगोरा भाटा के खसरा नंबर 78 की जमीन को लेकर रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह के साथ मना राम सोनकर, महेंद्र सोनकर, शैलेंद्र सोनकर और सत्येंद्र सोनकर के बीच कोर्ट में मामला लंबित है। इस मामले में बेवजह समाज सेवी और कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा का नाम घसीटकर बदनाम किया जा रहा है। रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह के साथ मनाराम सोनकर परिवार के बीच चंगोरा भाटा के जमीन विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस विवाद में गुरुचरण सिंह होरा का नाम जबरन शामिल कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों सोनकर परिवार और अन्य लोगों ने बूढ़ापारा के धरना स्थल में प्रदर्शन कर होरा की छवि को बदनाम करने का एक बार फिर प्रयास किया। इसे लेकर रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह ने अपने वकील के साथ रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली। इस मौके पर वकील ने बताया कि उनके पक्षकारों का मनाराम सोनकर और उनके परिजन के बीच जमीन विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन सोनकर परिवार इस मामले में गुरचरण सिंह होरा का नाम जबरन जोड़ रहा है। ये बेहद आपत्तिजनक है। इस मामले में गुरचरण सिंह होरा का नाम जोड़ना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। आने वाले समय में इस मामले में मनाराम सोनकर और अन्य लोगों के बीच कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस मकसद यही है कि जो सोनकर परिवार के द्वारा एवं अन्य के द्वारा जो छल कपट धोखाधड़ी करके ग्राम चंगोरा भाटा की भूमि को हड़पने की जो साजिश की जा रही है उसके बारे में अवगत करें। ये जमीन किसकी है और किसके खिलाफ ये आरोप चल रहा है? इस भूमि के संबंध में 1999 में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह एवं हरपाल सिंह के पक्ष। मामला कब से कितने साल हो गए लंबित हुए मामले को? 1999 का नाम क्यों आ रहा है? इस भूमि से संबंधित उनका कोई संबंध नहीं है। ये विधिक विवाद है जिसको अनावश्यक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी कंप्लेंट दी गई है सीएम साहब को। किस संबंध में? इस जमीन के धोखाधड़ी वाले मामले में नाम सहित कंप्लेंट की गई है। गुरचरण जी होरा ऐसा कर रहे हैं। जो इस प्रकरण से संबंधित पक्षकार है उनके द्वारा उचित कार्रवाई के संबंध में अलग अलग कार्यालयों में कंप्लेंट दाखिल की गई। अभी कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। अभी वर्तमान में ये सिविल न्यायालय में केस लंबित है। आपको क्या चाहिए? इस जो भी जो साजिश रची जा रही है तत्संबंध में तथाकथित जो पीड़ित परिवार है जी उससे क्या चाह रहे हैं? जो भी इस संबंध में जो साजिश रची जा रही है इस संबंध में हमारी यही प्रार्थना है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए तत्संबंध में और उचित कार्रवाई की जाए जो भी सक्षम विभाग है उनके द्वारा। इसमें दो लोगों का नाम दिया है, तो उनसे क्या संबंध है? किनका? गुरचरण जी का। किनका? इसमें 4 लोग हैं जिसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह, वो उनके परिचित। कोई रिलेशन है? अब रिलेशन के बारे में जो मुझे जानकारी नहीं है, उनके परिचित। पीड़ित पक्ष वकील ने प्रेस वार्ता में बताया कि इंद्रपाल सिंह, रंजीत सिंह, हरपाल सिंह और मंजीत सिंह के नाम से मनाराम सोनकर ने कोर्ट में आपराधिक परिवाद भी
दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद भी सोनकर परिवार और अन्य लोगों द्वारा छल कपट, धोखाधड़ी करने की बदनीयत से अनावश्यक विवाद कर चंगोरा भाटा के खसरा नंबर 78 को हड़पने और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो विधि विरुद्ध है। जो भी विवादित संपत्ति है, उस संपत्ति से गुरुचरण सिंह होरा का कोई लेना देना नहीं है, परंतु सोनकर परिवार एवं अन्य के द्वारा उनका नाम इस्तेमाल कर एक विधिक प्रकरण को अनावश्यक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या उनको बदनाम करने के? बिल्कुल, उनके द्वारा साजिश की जा रही है, उनको अनावश्यक बदनाम किया जा रहा है इस प्रकरण के संबंध में। उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। दुर्ग में भिलाई की ओर जाने वाली वाई सेप ओवर ब्रिज पर मंगलवार दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने सामने चल रहे बाइक सवार को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता व पुत्री की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्मृति नगर व मोहन नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। स्मृति नगर पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने दुपहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इससे ट्रक के आगे चल रहे वाहन सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्मृति नगर पुलिस मौके पर पहुंची। स्मृति नगर चौकी प्रभारी ने बताया कि इस हादसे में 22 वर्षीय पी अंजलि और 48 वर्षीय पी वेंकटराव का निधन हो गया है। वहीं मामले में पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्च्यूरी भिजवा दिया गया है। मृतकों के परिजनों को बुलाया गया है। वहीं आगे नियमतः कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस हादसे के बाद वाई शेप ओवरब्रिज में ट्रैफिक जाम की स्थिति कुछ देर बनी रही, जिसे पुलिस ने स्मूथ करवाया। ये है कि वाई शेप ब्रिज है, वहाँ पर चौक बना हुआ है ना। जिनको सेक्टर के एरिया जाना रहता है वो सेक्टर की तरफ मुड़ते हैं, जिनको रायपुर की ओर जाना पड़ता है रायपुर की ओर मुड़ते हैं। वहाँ पर ट्रक पहुँची थी। मृतक मोटरसाइकिल चालक और आरोपी वाहन चालक दोनों ही वहाँ पर पहुँचे हुए थे और चालक ने उपेक्षापूर्वक करते हुए मोटरसाइकिल चालक को ऐसा ठोकर मारा कि वो सीधा गाड़ी के अंदर चला गया और जो बच्ची थी वो पहिए पे आ गई, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ट्रक लोड है और घटना के तुरंत बाद पुलिस पहुंच गई थी, तो ट्रक को ले आई है और मृतक के परिजनों को खबर कर दी है। मृतक का शव सुपेला अस्पताल भेज दिया गया है। कौन है मृतक? हाँ, मृतक हैं पी वेंकटराव, जिनकी आयु 48 साल है। भिलाई विद्यालय में घाट का काम करते थे और जो पी अंजलि उनकी बेटी है ना, वो साइंस कॉलेज रायपुर नाका में पढ़ती थी। ट्रक तो राजनांदगांव पासिंग है, पासिंग राजनांदगांव की है। मोटर मालिक का पता चल जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सुपेला फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद भी सुपेला चौक को नहीं खोला जा सका है। वाहन चालक चौक के समीप बने मिडिल कट का उपयोग कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। सुपेला चौक के समीप दुर्घटनाओं का अंदेशा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी प्रमुख वजह सुपेला चौक का बंद होना है। सुपेला से टाउनशिप और टाउनशिप क्षेत्र से सुपेला आने जाने वाले लोग सुपेला चौक के समीप बने मिडिल कट का उपयोग कर रहे हैं। 4 लेन में एक ओर से दूसरी ओर आवाजाही करना वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। 4 लेन में हर वक्त भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। लोग भारी वाहनों को अनदेखा कर सड़क को क्रॉस करते हैं। इससे 4 लेन में जाम की स्थिति भी बनी रहती है। रात को स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। सुपेला फ्लाईओवर के शुभारंभ होने के बाद सुपेला चौक को खोले जाने की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन अब तक चौक को नहीं खोला जा सका है, जिससे मजबूरीवश लोग मिडिल कट का उपयोग कर रहे हैं। सुपेला फ्लाईओवर के शुभारंभ होने के बाद से सुपेला चौक को आज तक नहीं खोला जा सका। इसकी वजह से आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है सुपेला चौक के समीप बने एक मिडिल कट में, यहाँ से अनियंत्रित रूप से अनियंत्रित रफ्तार से वाहन चालक सड़क से एक ओर से दूसरी ओर आना जाना करते हैं। क्योंकि ये 4 लेन है, 4 लेन में वाहनों की आवाजाही हर वक्त बनी रहती है। हर वक्त सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। गलत तरीके से सड़क क्रॉस कर रहे लोगों को समझाइश देने अथवा उन्हें रोकने किसी तरह के कोई पहल यातायात विभाग द्वारा नहीं की जाती। लोग एक ओर से दूसरी ओर जाने इसी मिडिल कट का उपयोग करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है। सुपेला फ्लाईओवर के शुभारंभ होने के उपरांत ये बातें भी सामने आई थी कि सुपेला चौक को खोल दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं खोला जा सका है। सुपेला चौक से पूरा फ्लाईओवर
सकते हैं नेहरू नगर चौक तक पूरे फ्लाईओवर के नीचे मात्र एकमात्र यही मिडिल का स्पेस है। टाउनशिप से सुपेला और सुपेला से टाउनशिप की ओर जाने वाले लोग यही एकमात्र मिडिल कट का उपयोग करते हैं, जिसमें दुर्घटनाओं का आशंका हमेशा बने रहती है। विशेषकर रात के समय वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने की ओर में गलत तरीके से सड़क को क्रॉस करते हैं। आप देख सकते हैं कि जाम की स्थिति आए दिन बनी रहती है। व्यवस्था में सुधार करने ना ही यातायात विभाग द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है और ना ही संबंधित एजेंसी द्वारा जिसके कारण ऐसी स्थिति इस मिडिल कट में कोई दुर्घटना हो इसके पूर्व इसे या तो इसे भी प्रशासन द्वारा बंद कर दिया जाए या तो फिर सुपेला चौक को खोल दिया जाए, क्योंकि सुपेला चौक के खुले रहने से आवागमन में लोगों को काफ़ी सुविधा मिलती थी और सिग्नल होने की वजह से लोग यातायात के नियमों को कुछ हद तक पालन करते देखे जाते थे। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हो चुकी है, पूरी और यहाँ पूरी तरह से यातायात व्यवस्था अनियंत्रित हो चुकी है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना होता है। कोई बड़ी दुर्घटना हो इसके पूर्व यातायात विभाग को बड़ी दुर्घटना हो इसके पूर्व यातायात विभाग को या तो मिडिल कट को बंद किया जाना चाहिए या तो सुपेला चौक को आरम्भ कर दिया जाना चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा रह सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला के प्रवक्ता के.एस. चौहान ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। के.एस. चौहान ने दुर्ग जिले सहित प्रदेश की राजनीतिक पर ग्रैंड न्यूज से खास चर्चा की और कहा कि भाजपा के सभी नेता एकजुट है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आइए देखते हैं ग्रैंड न्यूज से के.एस. चौहान की हुई खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ की खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद है दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के.एस. चौहान जी, जो प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें पार्टी द्वारा एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। के.एस. चौहान जी से हमने भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति, आने वाले चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं की, जिनका बेबाकी से चौहान जी द्वारा जवाब दिया गया। आइए शुरुआत करते हैं बातचीत का सिलसिला। चौहान जी, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले एक चीज़ ये बताइए कि दुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी को जो स्थिति है वर्तमान में, उसे आप किस रूप से देखते हैं? दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छी स्थिति है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम 2023 का चुनाव बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं, जो अभी उन्होंने 4.5 साल में जो जनता ने अपेक्षा करके उनको वोट दिया था, उसके हिसाब से वो खरे नहीं उतरे। ये उनके तालाब सौंदर्यीकरण कहाँ है, उनका ठगड़ा बांध कहाँ है, उनका पेयजल की व्यवस्था कहाँ है, उनका वाटर फिल्टर प्लांट कहाँ है, उनकी जो सड़क की जो दुर्दशा है वो कहाँ पर है। जो साइड की सड़कें हैं, आप बाहर की सड़कों में आप कुछ लीपापोती करके अपना कार्य को ढक लेंगे, लेकिन अंदर की व्यवस्था क्या है, अंदर की नालियों की व्यवस्था क्या है। आज 5-5 साल 7-7 साल हो गए, उस नालियों में कोई भी सुधार नहीं आया है, उन रोडों में कोई सुधार नहीं आया, अंदरूनी जो रोड हैं और अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको क्या है। और सबसे मेन बात यह है कि जो फंड आता है, वो फंड यहाँ के नगर निगम को कम मिला है और भिलाई के नगर निगम को ज़्यादा मिला है और बहुत फर्क भी बहुत ज़्यादा है। और जो विधानसभा में भी फंड आते हैं वो भी लाने में अक्षम है हमारे माननीय विधायक जी। चूँकि चौहान जी, जैसा कि आपका कहना है कि विकास कार्यों को लेकर के आपने मुख्य रूप से बात कही, लेकिन देखने में तो लगातार ये देखा जाता है कि दुर्ग के महापौर के साथ विधायक जी का निरंतर वार्डों में दौरा जारी रहता है, अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण किया जाता है निर्माण कार्यों का जी। उस पर आप क्या कहना? निर्माण कार्य आपको ऐसा कौन सा दिखा? मैं ये बोलता हूँ 4.5 साल ये हो गए, पिछले और 5 साल थे, 9.5 सालों में ऐसा कौन सा कार्य आपको दिखा जो यादगार रह सके? ऐसा कौन सा कार्य लगा कि जिसकी व्यवस्था बहुत अच्छी हो और उसका जनता को डायरेक्ट लाभ मिल सके? ऐसे कौन सा कार्य है? आपने एक जो जी रोड में एक परिसर बनाया है, वो अभी तक खाली पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, ना आप कुछ सदुपयोग कर पा रहे हो। अभी जो पैसा आया है नगर निगम को, उसमें 11 करोड़ रुपए तो आपके शिवनाथ नदी में लग रहा है। मतलब अधिसंरचना के लिए, अधोसंरचना के लिए वार्डों में कोई पैसा ही नहीं जा रहा है। वार्डों में जब पैसा नहीं जाएगा
तो आपकी हालात क्या है? आप एक 2-2 महीना आप नगर निगम की जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं देते हैं और अपना बर्थडे मनाते हैं नगर निगम के परिसर में। तो ये क्या है? मतलब जो सरकारी संसाधन है वो आपके लिए है कि आप सरकारी संसाधनों के लिए हो या आप जनता के लिए हो? सरकारी संसाधन का उपयोग और संसाधनों का हक सिर्फ और सिर्फ जनता को होता है, जनप्रतिनिधि का नहीं होता। जनप्रतिनिधि सिर्फ सेवक के दौर पे उन संसाधनों को जनता तक लेके जाता है, लेकिन आप तो खुद ही उपभोग कर रहे हो उसका। क्योंकि जैसा आपने बताया कि निर्माण कार्यों को लेकर आपने बातें कही, लेकिन देखने में ये भी लगातार सामने ऐसा आता है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनमें जो पूर्व के एक तरह से पूर्व में सक्रियता थी, अब वो सक्रियता किसी ना जन समस्याओं को लेकर के देखने में मिलती है ना नगर निगम से संबंधित किसी कार्यों के लिए। पूर्व में हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता सक्रिय जरूर थे, लेकिन अभी कुछ ठंडे से पड़ गए। सक्रियता आप किसको बोलते हैं? सक्रियता देखिए, इतने हजारों लाखों की भीड़ में हम लोग पीएम आवास योजना के लिए इकट्ठा हुए। सक्रियता किसको बोलेंगे? हम समय समय पर सभी चीज़ें के आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है कि वो जनता का सेवक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी सिर्फ एक ही काम करते हैं कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक जन तक पहुंचाने के लिए किस तरह से भाजपा द्वारा कार्य किया जा रहा है? वो केंद्र सरकार की हर योजना, जो जितनी भी योजनाएं हैं उसमें 10 से 15 योजना तो हर घर में इस्तेमाल की जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा काम है जागरूक करना, और संगठन सिर्फ और सिर्फ जागरूकता काम कराने के लिए ही ये सब चीज़ें कार्य करती है और जन जन तक जाती है। वहाँ पर लोगों को बूथ लेवल तक जोड़ती है। बूथ लेवल में फिर जो काम होते हैं जो अंत्योदय तक पहुँच पाएँ, जिला ही नहीं बूथ लेवल तक जाती है। बूथ लेवल में जो कार्यकर्ता हम बनाते हैं वो कार्यकर्ता अनेकों माध्यम से, भले वो ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो, उनके जरिए वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी का दुर्ग प्रवास हुआ था, काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की फौज देखी गई थी उनके स्वागत को लेकर के जी। तो किस परिप्रेक्ष्य में ओम माथुर जी का प्रवास? 52 साल का अनुभव है उनको, 52 साल से संगठन का कार्य कर रहे हैं, और जो 52 साल का अनुभव था वो हर कार्यकर्ता के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। उनका सिर्फ आने का एक ही ध्येय था, वो था कि कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात। और जो इतने बड़े पदाधिकारी हैं और ना जाने कौन कौन से पदों में रह चुके हैं, अभी उपाध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये जो उनका अनुभव था और जो आगे चल के जो क्वेश्चन आंसर पहले जो कार्यकर्ताओं के मन में उठते हैं उनका पूरा मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है और ये हमारा मिशन है, ये हमारे मिशन के हिसाब से हम चलते हैं और ये हमारे को काम करना चाहिए। उन्होंने दूसरों से सुझाव भी लिए, अपना भी मत रखा, ताकि एक आपसी सामंजस्य स्थापित हो सके। और भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है कि वो बूथ लेवल तक काम करती है, बड़े पदाधिकारियों के साथ जोड़ के। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। चौहान जी, एक सवाल यहाँ पे और आता है, चूँकि जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुँचाई, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाई जाती है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अभी चूँकि ये भिलाई निगम की बात करें चाहे दुर्ग निगम की बात करें, यहाँ जो सफाई कर्मचारी पदस्थ हैं अपने वेतन के लिए वो बहुत परेशान है। पिछले काफ़ी लंबे समय से उन्हें वेतन नहीं मिला है, और जो मिलता भी है तो फिर उसमें 1-2 महीने का हर 3 महीने में एक चीज़ प्रक्रिया दोहराई जाती है। कर्मचारियों को अपने वेतन से वंचित होना पड़ता है, लेकिन उन्हें वो कर्मचारी लगातार काम पर उपस्थित रहते हैं। तो इस कर्मचारियों की आवाज़ को उठाने के लिए आप लोगों के द्वारा किस तरह का प्रयास किया गया या किया जाएगा? जब शासन स्वार्थी हो जाए तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है, प्रशासन पे लगाम नहीं हो पाती। प्रशासन पे लगाम लगाने का काम शासन करता है। जब शासन ही अपने अपने चीज़ों में व्यस्त है, व्यक्तिवाद में व्यस्त है, व्यक्ति की व्यवस्था में व्यस्त है, तो व्यवस्था कहाँ से आएगी? ये सब चीज़ें व्यवस्था होती हैं। और
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यवस्था पे जोर देती है और कांग्रेस जो है वो व्यक्ति पे जोर देती है। इसीलिए वो बोलते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, विकास है तो भरोसा है, ये ऐसा नहीं बोलते हैं। काम है तो भरोसा है, ये नहीं बोलते हैं। आप काम के आधार पे कौन सा उन्होंने चुनाव जीता ये बताइए। 2018 में कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया था जनता ने, 2018 में उनके वादों को वोट दिया था। जो उन्होंने सोचा कि हम ये आगे चल के ये वाले वादे पूरे होंगे, जो आधे से ज्यादा वादे कभी बचे हुए हैं और मेन वादे तो बचे हुए हैं। इसीलिए तो लोग वहां पर जाके सड़कों पे बैठते हैं, अनियमित कर्मचारी जो है वहां पर जाके बैठते हैं। यहां तक कि संजय जी कोरोना काल में 3 महीने के लिए कर्मचारियों को रखा गया था हॉस्पिटल में। उन्होंने अपनी जान पे खेलकर वो लोगों की सेवा की, लेकिन 1 ही महीने के बाद उनको हटा दिया गया और उसके बाद उनको सड़क पे उतरना पड़ा अपने 1 महीने के वेतन लेने के लिए। सोचिए, अगर 3 महीने के लिए आपने रखा है तो 3 महीने का वेतन देना चाहिए, 1 महीने का भी वेतन नहीं दे रहे। उसके बाद उनको सड़क पे उतरना पड़ा, कलेक्टर को ज्ञापन देना पड़ा, उसके बाद ले दे के उनका वेतन मिला। लेकिन ये ऐसी व्यवस्थाएं, ये ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा। अभी इसीलिए तो इन्होंने हड़ताल की थी, कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, सफाई कर्मचारियों ने, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इनके पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि जिससे पैसा जनरेट किया जा सके, पैसे को वहां यहां पर लगाया जा सके, क्योंकि सभी अपने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। राजनीति इन लोग के लिए राज करने के लिए नीति है, राज्य के लिए नीति नहीं है। तो ये फर्क है और इस फर्क को जनता बखूब जान रही है और 2023 में उसका माकूल जवाब देगी। चूँकि चौहान जी, प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों को लेकर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। नरवा घुरवा बाड़ी की अगर बात कहें, उसमें भी युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के लिए पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जाकर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोगों से मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार रूबरू के माध्यम से चर्चा की जा रही, तो इस पर आपका क्या कहना है? भेंट मुलाकात की असलियत आपको मैं बता दूं कि भेंट मुलाकात के पहले 1 दिन पहले से ही जिनके जो वहां पर होते हैं कि वहां पर जाके यथार्थ का आईना दिखाएंगे मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को 1 दिन पहले ही नजरबंद कर लिया जाता है, 1 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनका काफिला वहां से निकल जाता है तब उनको छोड़ा जाता है। आप जब हम जाएंगे नहीं, वहां पर अपनी बात रखने का हक ही नहीं है। भेंट मुलाकात का मतलब क्या होता है कि हम अपनी जन सामान्य की जो समस्याएं हैं वो हम लेके जाएं। जनता क्या होती है, जनता उतना ज्यादा अपनी बातें रखती नहीं है, लेकिन उस जनता की आवाज बन के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जाती हैं, लेकिन उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आप कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप ये देखिए कि शैली क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी की उनसे बात करने की, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे मतलब मुख्यमंत्री जी के जवाब से वो लोग संतुष्ट हो रहे हैं? संतुष्ट नहीं हो रहे। ये नौजवानों ने पूछा था कि आरक्षण आप खोल दीजिए, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी समय समय पे ऐसे प्रोग्राम ऐसे वो करती है जिसमें घर वापसी की बात की जाती है। अब मेन बात यह है कि आप रोम राज्य बनाना चाहते हैं, राम राज्य नहीं। तो ये हम भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी, और आपका जो आस्था है वो राजनीति में है, धर्म में नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की आस्था धर्म में है, राजनीति में नहीं। राजनीति भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए कर रही है, लेकिन आपका खुद का मिशन ही राज करना है। इस वजह से आप राजनीति कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है, जनता जागरूक है आजकल, और इसका फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि इसका माकूल जवाब जो है वो जनता समय समय पे देगी, और 2023 में आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव की जो तारीखें दिन है धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, तो भाजपा की चुनाव को लेकर क्या तैयारी, साथ ही जो टिकट वितरण का आधार बनेगा किन, उसका मापदंड क्या रहेगा? ऐसा भी कहा जाता है कि जिसकी जेब ज़्यादा भारी रहेगी उसे ही टिकट दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को उपेक्षित छोड़ दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति धीरे धीरे बदल रही है, और आजकल पहले सर्वे होता था,
पहले सर्वे नहीं होता था, अभी सर्वे, और एक टीम से नहीं बहुत सारी टीमों से सर्वे होता है, उसके बाद एनालिसिस होता है, उसके बाद जो विनेबिलिटी कैंडिडेट है, जो विनेबल कैंडिडेट है, जो जीत सकता है प्रत्याशी, उसको टिकट दी जाती है। ये किसी एक आदमी के कहने से कि आप इनको टिकट दे दीजिए, मैं कहूँ या आप कहें, तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। ये सर्वे होता है, सर्वे होगा, और एक सर्वे नहीं बहुत सारे सर्वे होंगे, उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा कि इस क्षेत्र में कौन ठीक रहेगा, कौन गलत रहेगा। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ भी टिकट के कई दावेदार हैं, तो उनके वहाँ पे किस तरह का मापदंड रहेगा? क्योंकि अब वोरा जी का काफ़ी पैठ बना चुके हैं, हालांकि आपका कहना है कि विकास कार्य सिर्फ पेपरों में है, धरातल पे नहीं है। देखिए, मापदंड तो वही रहेगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भी। अभी आप देख लीजिए कि मापदंड वही रहेगा, विनेबिलिटी जो कैंडिडेट होगा उसी को दिया जाएगा। और रही बात वोरा जी की, तो वोरा जी का जवाब जनता 100% देगी, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परचम लहराएगा, क्योंकि उन्होंने उनको मौका देख चुके हैं। और उसके बाद हमारे स्वर्गीय हेमचंद जी जब जो थे, तो उस समय जब विधायक थे तो भरपूर फंड आता था, और बहुत ज़्यादा उन्होंने विकास कार्य भी यहाँ पर किए थे। उसके बाद जब ये 2 टर्म से वोरा जी हैं, तो उनका भी काम देख चुकी है जनता, और उसके बाद जनता खुद जवाब देगी। और रही बात प्रत्याशी की तो हमारे प्रत्याशी, मैंने आपको पहले ही बोला कि सर्वे होता है, उसके बाद एनालिसिस होता है, उसके बाद जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें तय किया जाता है, तो उसके बाद ये सब चीज़ें तय की जाती हैं कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर आएगा। ये सभी चीज़ें देख के की जाती है, और लेकिन उनका एक ही मापदंड रहता है कि विन कौन कर सकता है। इस बार आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज? बिल्कुल 100% बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। आप आज चुनाव करवा दीजिए, तो पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आज भी आ रही है। अब 6 महीने बाद कराइए तो भी आ रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है। जनता ने जिस विश्वास से उनको वोट दिया था, जिस विश्वास से उनके ऊपर विश्वास जताया था, वो पर्दाफाश हो चुका है। आप देखिए, पहले मांग जो रहती है, उसके बाद जब वादा होता है ना, वादे के बाद क्या होता है कि वो हक में बदल जाता है। आपका हक लेने के लिए आपका हक है, तो आपको घर पहुंच से मिलना चाहिए। आप तो रायपुर में जाके, हमारे युवा, हमारे बहनें, हमारे कर्मचारी वहां पर जाके धरना दे रहे हैं और सड़कों में बैठ रहे हैं, तो वो उसके बाद लाठी खानी पड़ रही है अपने हक के लिए उनको। तो ऐसी व्यवस्था को देख के आप क्या सोचते हैं कि फिर से जनता उनको वोट देगी? जनता भाजपा प्रत्याशी को क्यों वोट दे? भाजपा का काम देख चुके हैं पिछले 15 साल का, और अभी जो केंद्र सरकार में जो काम चल रहा है वो देख चुके हैं। भाजपा का नेचर देख चुके हैं, भाजपा का रवैया देख चुके हैं। भाजपा जो बोलती है वो करती है। अगर वो नहीं करने लायक है तो वो नहीं बोलेगी, और फैक्ट के आधार पे बोलेगी, और जो धरातल में चीजें हैं वो बोलेगी। भाजपा हमेशा क्रिएटिव वर्क्स पे ध्यान देती है। भाजपा हमेशा जो जहां से इनकम हो सके उस पे ध्यान देती है। आज 120 दुकानें आपने खोल दी, शराबबंदी की बात की थी, घर घर पहुंचा रहे हैं आप शराब। 120 दुकानें आपने और ज्यादा खोल दी, जहां घनत्व का इलाका था वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाल दी थी शराब की दुकानें, आप फिर से वापस ले आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको जनता का ख्याल ही नहीं है। हमने जो वादा किया, आज तो हम सत्ता में हैं और कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जनप्रतिनिधियों से या पार्टियों से सरकार नहीं चलती है, जनता से सरकार चलती है, जनता से राजनीति होती है। जनप्रतिनिधियों या पार्टियों से राजनीति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो जनता सहन करेगी ना। अब वो जमाना गया। अब लोग जागरूक हैं और सब जानते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, आप ये नहीं कर रहे हैं, इसका माकूल जवाब देगी जनता। गुटबाजी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे पार्टी में, प्रदेश स्तर की अगर यदि बात करें तो? किसकी गुटबाजी? भाजपा में जैसे गुटबाजी भी कई जगह देखने को मिलती है, हालांकि वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस चीज का खंडन किया जाता रहा है। आपका क्या कहना है? राजनीति का गहना होती है गुटबाजी, राजनीति का गहना गुटबाजी होती है। वो प्रतियोगी के तौर पे होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है
वो प्रतियोगी जिसको आप गुटबाजी बोलते हैं। अब आपके घर में ही 2 बच्चे होंगे, एक माँ को ज़्यादा प्यार कर रहा होगा, एक पिता को प्यार कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या गुटबाजी है? जब बाहर वाला कोई आएगा तो आप चारों मिलकर उससे लड़ने लग जाएंगे कि नहीं लड़ने लग जाएंगे? भले ही, तो उसको गुटबाजी बोली जाती है ना। वो गुटबाजी नहीं है, वो प्रतियोगी है। हाँ ठीक है, प्रतियोगी होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उस महत्वाकांक्षा के बीच में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी ये देखता है कि पहले देश के लिए क्या उत्तम है, उसके बाद पार्टी के लिए क्या उत्तम है, उसके बाद अपने लिए क्या उत्तम है, ये देखता है। तो बिल्कुल, और करना भी चाहिए, महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए, गुटबाजी रहनी चाहिए। जिसको आप तथाकथित गुटबाजी बोलते हैं उसको बोल रहा हूं। गुटबाजी में प्रतियोगी रहती है, प्रतिरोधक नहीं रहते हैं, प्रतियोगी रहते हैं। तो उसको मिलके अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, किसी की टांग खींचने के लिए आप अपने आप को इंप्रूव करिए ना। जैसे हम आईपीएल में लड़ते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल जब वो होता है तो हम सब मिलके वहाँ लड़ते हैं, तो उसमें फ़र्क है। चौहान जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि दुर्ग नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्ग नगर निगम की प्रणाली जो है वो एक आदमी के हाथ के डोर बन चुकी है। खुद का दुर्ग के नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की चाटुकारिता, एक आदमी की गुलामी करने में ये नगर निगम का सब आ गया है। और इनको ये सोचना चाहिए था कि जनता ने आपके ऊपर विश्वास जता के आपको नगर निगम की बागडोर सौंपी थी, लेकिन आपने अपनी बागडोर किसी अन्य आदमी के हाथ में सौंप दी है, जो कि पूरा हस्तक्षेप रहता है कि ये करना है या ये नहीं करना है, उसके बाद ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ऐसा नहीं चलता है। मैं वही बोला कि कांग्रेस जो है वो व्यक्तिवादी सोच के साथ चलती है, व्यवस्थावादी सोच के साथ नहीं चलती है। नगर निगम के अगर सभी जनप्रतिनिधियों को अपने हिसाब से, अपने स्तर से आप काम करने के लिए छूट देते, तो आज नगर निगम की व्यवस्था और नगर निगम का दृश्य जो है वो एक अलग होता। लेकिन आपने अपने घर की जागीर बना के रखा हुआ है नगर निगम को, तो उसका परिणाम तो गलत आएगा ही आएगा। और ये कांग्रेस की रीति नीति रही है, बिल्कुल रीति नीति नहीं रही है। क्योंकि वहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में भी तो यही हो रहा है। वैसे ही यथा राजा तथा प्रजा, दिल्ली में जैसा हो रहा है वैसे यहाँ पर भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अब उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है? देखिए, जैसे सभी को अपनी अपनी पार्टियों में काम करने का हक है, बढ़ने का हक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल जनता बहुत जागरूक है। जनता कभी भी ऐसा नहीं चाहती है कि जो पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, जो पार्टी बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ सकती है, जो पार्टी मतलब हमारे चीज़ों को डिस्टर्ब करेगी, राजनीति की डिस्टर्ब करेगी, उस पार्टी का समर्थन नहीं किया जाता है। जैसे बसपा में आज देखिए क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है कभी। लेकिन जनता ये समझती है ना कि आप सत्ता में नहीं आ सकते हो, आप हम वोट काटने का, हम वोट बांटने का काम क्यों करें। इस वजह से आम आदमी पार्टी के, ठीक है उनका जो भी स्तर होगा, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा वो परफॉर्मेंस क्या दिखा पाती क्या नहीं दिखा पाती है वो तो हम सब जानते हैं। और अभी ऐसा मेरे को फिलहाल कुछ लगता नहीं है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ के.एस. चौहान जी, जो दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौहान जी ने तमाम हमारे सवालों का पूरी तरह से जवाब दिया। इन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा की क्या नीति है, किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर के भी इन्होंने तमाम तरह की हमें जानकारियां दी। तो हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।